Hello everyone, welcome to my channel. My name is Dipti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, we are going to talk about research scholars. What are the scenarios associated with the research scholars in India? What are the difficulties that they face? What are the challenges that they come across? All these things we are going to talk about in this video. So let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने की। जब हम पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं, वहां से आपको जब डिग्री मिलती है, ये लंबा सफर है और इस सफर को तय करने के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो कि हम ऑलरेडी अंडरस्टूड है, दैट इज फाइनेंस। जब एक बच्चा पीएचडी करता है तो वो अपने लेट 20s में होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत जरूरी होती है। अगर हम बात करते हैं कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज की या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, जो कि सिर्फ नेट वाले बच्चों को 8,000 रुपए देते हैं, जो कि स्टाइपेंड थोड़ा सा 2-4 हजार बढ़ गया होगा, वो मिनिमम जो है दैट इज 8,000 रुपीज। और 8,000 रुपए में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमारे पेरेंट्स की निर्भरता भी हमारे साथ एसोसिएट हो जाती है। अगर हमारे पेरेंट्स, अगर हम कैसी भी फैमिली से आते हैं, कोई वेल ऑफ फैमिली से आता है, कोई मिडिल क्लास से आता है, कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, कोई लोअर क्लास से आता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एज अ पीएचडी स्कॉलर। अगर उन्हें अच्छा फाइनेंशियल मनी नहीं मिल रहा है, अच्छा फाइनेंस नहीं मिल रहा है थ्रू देयर डिग्री, राइट। अगर हम बात करते हैं सोशल साइंसेज में, आपको 38,000 से पैसा मिलता है जेआरएफ, जो कि 38,000 ऑनवर्ड्स होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिटी में हैं आप, उसके सिवाय प्लस थोड़ा और 1-2 हजार 3 हजार बढ़ जाता है, बट अदरवाइज दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेट, राइट। अगर हम बात करते हैं साइंसेज में आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, क्योंकि आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है और एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज को मद्देनजर रखते हुए, तो उनको 70,000, 80,000, 90,000 तक भी मिलता है। और वहीं अगर आप देखते हैं सोशल साइंसेज वाले बच्चे को, वो स्ट्रगल कर रहा होता है, अपनी स्मॉल अमाउंट ऑफ आप बोल सकते हो फंडिंग जो उसे मिल रही होती है, और उसी में उसे अपना गुजारा करना होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक रिसर्च स्कॉलर के लिए। और हमारे देश में अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो एक और मेजर इशू जो बच्चे फेस करते हैं दैट इज रिलेटेड टू पब्लिकेशन नहीं हो पा रही होती है। और पब्लिकेशन ना केवल जो स्कॉलर्स हैं वो फेस कर रहे हैं ये इशू, बट जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो भी फेस करते हैं। जो प्रोफेसर्स हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में, एनआईटीज में, आईआईटीज में अच्छे नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं, उन्हें भी डिफिकल्टी हो रही है पब्लिकेशन लेने में। तो करंट सिनेरियो में ये जो पब्लिकेशन वाला जो फंडा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है। लोग इससे पैसा कमाना सीख गए हैं, प्रीडेटरी जर्नल्स बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से पैसा मांग रहे हैं बच्चों से। जब कोई पैसा देके पब्लिकेशन करेगा उसकी गारंटी नहीं है, राइट। दे आर टेलिंग यू दैट दे आर गेटिंग यू पब्लिश इनटू द स्कोपस जर्नल्स। और अगर इस तरीके का डाटा अगर आप फिर उसके बाद पकड़े जाओगे तो आपकी नौकरी भी हाथ से जाएगी और डिग्री भी, राइट। तो इस तरीके के ट्रैप्स में हमें नहीं फंसना चाहिए। जो लोग पैसा लेके आपकी पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो आपको वो चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि ये सारा ट्रैप है। इतनी फेक पब्लिकेशन हमारे देश में बढ़ गई है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च बहुत ही घटिया लेवल पे चल रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बहुत ज्यादा है, रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है, पब्लिकेशन बहुत ज्यादा हो रही है, बट वही है कि वो प्रीडेटरी जर्नल्स में हो रही है या ऐसे जर्नल्स में हो रही है जहां उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग हो जाता है रिसर्च स्कॉलर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली वो प्रेशर रहता है कि उसे पब्लिकेशन लानी है। पब्लिकेशन लाएगा तभी उसकी थीसिस सबमिट होगी, और पब्लिकेशन नहीं ला पाएगा तो उसका थीसिस स्टक हो जाएगा और उसकी डिग्री रुक जाएगी, राइट। तो इसलिए फिर वो और अपॉर्चुनिटीज के लिए जाएगा, उसको या दूसरे शॉर्टकट्स मिलेंगे तो वो उसके लिए अप्लाई करना ही चाहेगा या करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है पेपर मिल इंडस्ट्री। यानी कि ये जो लोग हैं ये अपनी सेटअप करते हैं यूनिवर्सिटीज के आसपास, इनका टारगेट ऑडियंस रहता है रिसर्च स्कॉलर्स, और फिर ये उन्हें ऑफर करते हैं कि अगर आप पब्लिकेशन चाह रहे हैं हम करवा देंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए। तो फिर ये जो भी एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, 25,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, डिपेंडिंग आप कौन से ऑथर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ऑथर बनना चाहते हैं तो वैसे ही वो अमाउंट ऑफ मनी डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और ये जो इंडस्ट्री सेटअप हो गई है, इसके कारण जो लोग हैं जो जेन्युइनली रिसर्च करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं समाज में, पब्लिकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और जिसके कारण आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आएंगी और इस तरीके से मौके नहीं मिलेंगे, तो जो व्यक्ति है वो रिसर्च करना ही छोड़ देगा, पब्लिकेशन करना ही छोड़ देगा, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही हैं। और अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो जो पाथवे है दैट इज नॉट लाइक इट्स नॉट द करेक्ट वे दैट दे वांट टू फॉलो।
तो इस तरीके के चैलेंजेस बहुत ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स को हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, वहां पे एक बहुत अच्छा सा चीज है जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है, दैट इज कि यूनिवर्सिटीज को उन्होंने डिवाइड कर दिया है। दैट इज टू से रिसर्च यूनिवर्सिटीज को उन्हें अलग से क्लासिफाई किया है। अगर हमारे देश में भी ये चीज हो जाए तो फंडिंग इंप्रूव करेगी और रिसर्च में भी हम बोल सकते हैं फायदा होगा, राइट। R&D में भी फायदा होगा, हमारे देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि हमारे देश में नहीं है। यूनिवर्सिटीज जो है वो इस रिसर्च के बेसिस पे तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं की गई है। दैट इज लाइक देयर इज नो डिफरेंशिएशन एज सच, राइट। तो वो चीज है जो हम लैक कर रहे हैं, तो जिसके कारण बच्चों को अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती हैं और फिर वो पूरा जो चीजें हैं वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। जब हम पब्लिकेशन की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट। मैं शेयर करना चाहूंगी एक न्यूज जो कि 2021 में आई थी, जब यूपी में जॉब्स निकली थी, पीएन की भर्ती थी, सरकारी नौकरी थी। तो सरकारी नौकरी का इस तरीके से क्रेज होता है लोगों में, और आप देख सकते हैं कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में कि पीएचडी वाले लोगों ने भी, जिनके पास पीएचडी डिग्री होल्डर्स थे, उन्होंने भी अप्लाई करा था उस जॉब के लिए। और ये सिनेरियो 2021 का नहीं है, वो कंटिन्यू कर रहा है। करंट सिनेरियो में भी लैक ऑफ जॉब्स है हमारे पास। ये जो रैट रेस है पब्लिकेशन की, जिससे पुअर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन हो रहा है, और उसके सिवाय जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, पब्लिकेशन का बर्डन, ये जो प्रेशर है, इसके कारण अच्छी क्वालिटी रिसर्च नहीं आ पाएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, क्वालिटी रिसर्च नहीं आने वाली है। आप बच्चे को अच्छा पैसा नहीं दे रहे हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ से रिसर्च में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारे लूप होल्स हैं हमारी सोसाइटी में जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए मास्टर्स के बाद, सो दे आर डूइंग ग्रेट, व्हाई नॉट? Because as an Indian, I want to contribute to my country. I want to contribute to the research in my country. But if I'm not getting those opportunities, then how will I contribute? Right? तो वो एक सवाल आ जाता है। तो इसलिए बच्चा जो है वो स्टूडेंट बाहर अपॉर्चुनिटी सोचता है कि मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां मुझे फंडिंग भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, और फिर मैं अच्छी रिसर्च भी कर पाऊंगा, तो कंट्रीब्यूट भी कर पाएगा और पैसा भी मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट इज नीडेड। अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट उस तरीके का है, उसका टेम्परामेंट वैसा डेवलप हो गया है, बट अगर आप उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो फिर वो लैक करेगा और फिर जो उसके पास स्किल है वो वेस्ट जाएगा, right? So these are the challenges that the research scholars in India are facing, and that is why they're opting for the foreign universities, right? So this is how the things are, and I believe this is a side of story, or the dark side of the story of the research scholars that is to be considered by the government. मतलब उन्हें सोचना चाहिए, opportunities देनी चाहिए। और इस तरीके से भी, जैसे हमने बात की, एग्जाम्पल लिया कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज में डिवाइड कर दिया जाए, कि रिसर्च जहाँ हो रही है उन यूनिवर्सिटीज को अलग से कैटेगराइज कर दिया जाए, उन्हें फंडिंग दी जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा काम किया जाए। तो अगर वैसी चीजें भी होंगी तो भी चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। तो these are the things that the educational departments need to work upon, and that is how the things can be improved further, right? So that's all in this video. Stay tuned to my channel. Keep watching. Bye bye.